Hello students, today we are going to study the second lecture of our digestive system topic. Earlier we studied about the buccal cavity, parts of buccal cavity, and now we move downward, that is in pharynx. So our first topic is pharynx. और जैसा आप जानते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जो है वह फेरिंग्स में खुलती है। हमारे में फेरिंग्स बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है और एक तरह का जंक्शन है जहाँ पर एयर पैसेज यानी नाक से जो हवा आ रही है वह फेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया की तरफ जाएगी और ओरल कैविटी से जो फूड आ रहा है दैट विल मूव फ्रॉम फेरिंग्स टूवर्ड्स द ईसोफेगस। तो एक कॉमन शॉर्ट पाथवे है जहाँ पर एयर एंड फूड पैसेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसके कुछ जोन्स हम कह देते हैं। इंटरनल नेयर्स के ठीक पीछे नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के ठीक पीछे ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के ठीक ऊपर वाला लैरेंजोफेरिंग्स। इन जगहों पर हमें छोटी छोटी लिम्फ ग्लैंड्स मिलती हैं जिनको एडिनॉइड्स कहा जाता है। So pharynx is just a simple passage for air and food. हमारे में ये इतना डेवलप नहीं है लेकिन मछलियों के अंदर और टैडपोल लार्वा ऑफ द फ्रॉग उनमें ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि वो पानी को अंदर मूव करते हैं। तो फेरेंजियल मसल्स वहाँ पर काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। और फेरिंग्स में 7 ओपनिंग्स खुलती हैं। 7 ओपनिंग्स कौन कौन सी खुल रही हैं? 2 तो इंटरनल नेयर्स की, हमारे नेज़ल कैविटी से 2 अंदर की तरफ जो है इंटरनल नेयर्स खुलेंगे। फिर एक ओरोफेरिंग्स खुल रहा है। कान से हमारे ईयर में से 2 छोटी ट्यूब्स भी यहाँ खुलती हैं यानी यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग। इसके अलावा नीचे की तरफ ईसोफेगस की ओपनिंग है, गलट, और ट्रैकिया की ओपनिंग दैट इज ग्लॉटस। तो इस तरह से टोटल 7 ओपनिंग्स हो गई। 2 यूस्टेकियन ट्यूब, 2 इंटरनल नेयर्स, 1 ओरोफेरिंग्स, 1 गलेट एंड 1 ट्रैकियल ओपनिंग दैट इज ग्लॉटस। और यह जो है फूड को नीचे की तरफ प्रोपेल करने में मदद करता है। तो इस तरह से विंड पाइप, ट्रैकिया आप आगे की तरफ देख रहे हैं। Here you find the trachea. Basically this part is voice box and below it is trachea or windpipe. और पीछे की तरफ ये पतला सा जो duct है that is the esophagus. Now the important thing is epiglottis, the skin flap, that is the epiglottis. It moves downward whenever we swallow the food. जब हम खाने को निगल रहे होते हैं तो epiglottis नीचे की तरफ आ जाता है जिससे कि खाना या फूड पार्टिकल्स विल नॉट एंटर इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। और ऊपर की तरफ ये यूवुला होता है। यूवुला से क्या होगा? यूवुला पीछे की तरफ चला जाता है और ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से फूड विल मूव डाउन इनटू द ईसोफेगस। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया गया है टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग टू अदर पाथ। Then we have esophagus, and as you see that esophagus is a long tube that arises from pharynx and comes downward. It will pierce diaphragm. Diaphragm को छेद करके यह अब एब्डोमिनल कैविटी में आता है और स्टमक से जुड़ जाता है। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, केवल म्यूकस ग्लैंड्स होगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये कि इसमें मसल्स की जो लेयर है वह अल्टरनेटिंगली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं सो दैट फूड कैन बी प्रोपेल्ड डाउन। दिस अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस। तो इस तरह से खाने को नीचे लाने में यह मदद करेगा और साथ ही साथ खाने को फिर छोटे छोटे पैकेट्स में भी तोड़ देता है यानी सेगमेंटेशन भी कर देता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि खाना जो है वो नीचे लाने में ईसोफेगस की पेरिस्टालिसिस इम्पॉर्टेंट रहती है। देन वी कम इनटू द एब्डोमेन। अगर हम कट करते हैं एब्डोमिनल जो लेयर्स हैं यानी हमारे
नेक के नीचे से जेनाइटल्स के ऊपर तक का पोर्शन, तो इट इज़ कवर्ड बाय, दिस इज़ द ओमेंटम। ओमेंटम होता है दरअसल जो सिरोसा की लेयर है वो आपस में जुड़कर उसके अंदर बहुत सारा फैट्स वगैरह जमा हो जाता है, तो ये एक तरह का कुशन लाइक एनवलप बनाता है प्रोटेक्शन के लिए, और इसी को हम ओमेंटम कहते हैं। और ओमेंटम अब हटा दिया तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। ओमेंटम के बाद यू फाइंड हेयर डायफ्राम, ये लिवर है, ये पिचक गया जो पार्ट है दैट इज़ द स्टमक, और फिर इसके बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ एनवलप्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। सो इन सभी पोर्शंस को हम एब्डोमिनल विसरा कहेंगे। इसके अंदर पीछे जब एलिमेंट्री कैनाल हटाएंगे तो हमें किडनीज भी मिल जाएगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी मिल जाएंगे, तो ये सब एब्डोमिनल पार्ट्स हो गए या विसरा हो गया। लेकिन हमारी मेन स्टडी जो है अब हम ले रहे हैं स्टमक को। तो जैसा आप देख रहे हैं स्टमक इज़ अ जे शेप बैग जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड, और इसको हम गैस्टर भी कहते हैं। तो ईसोफेगस ओपन्स इन द जे शेप widest part of our alimentary canal, that is stomach, and it is located in the upper left side of the alimentary canal in front of the liver as the picture shows you। फूड जो है जब स्टमक में पहुंचेगा तो उसे एक स्फिंक्टर को क्रॉस करना होगा, एंड दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। In general, we divide the stomach in four parts: the cardiac, fundic, body and pyloric. अर्लियर बुक्स में कई बार इसे 3 पार्ट्स में बांटा जाता था, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, बट नाउ इट इज़ एज पर द मेडिकल बुक्स इट इज़ डिवाइडेड इन 4 रीजन्स। ये इस तरह से जो कार्डियक रीजन है यह ठीक इस स्फिंक्टर के नीचे जहाँ ईसोफेगस खुल रहा है, फिर पाइलोरिक इज जस्ट द अपर डोम, द मेन पार्ट इज द बॉडी, एंड द लास्ट पार्ट इज पाइलोरिक विच इज़ अगेन पाइलोरस जो है बॉडी और पाइलोरिक कैनाल में डिवाइडेड रहता है। तो इस तरह से इसके जो रीजन्स हो गए स्टमक के। हमारा स्टमक सिंपल स्टमक कहलाता है, गाय भैंसों के अंदर, मवेशियों के अंदर कंपाउंड स्टमक विच इज़ ऑल्सो हैविंग र्यूमन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम जैसे 4 पार्ट होते हैं, जहाँ सेलुलोज का डाइजेशन र्यूमन में मिथेनोजन माइक्रोब्स के ज़रिए होता है। बट दिस इज़ आवर स्टमक हैविंग द आउटर ग्रेटर कर्वेचर, द इनर इज़ द लेसर और स्मॉलर कर्वेचर। इंटरनली यू फाइंड द रिब्ड स्ट्रक्चर, जो लहरदार स्ट्रक्चर है उसे हम गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। दिस इज़ मेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यदि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो यह रूगी फैल जाएगी और ज़्यादा मटेरियल स्टमक के अंदर रखा जा सकेगा। नाउ द मस्कुलेचर, मसल्स जो आपको देखने को मिलेगी, मसल्स यहाँ पर जो बाहर की लेयर रहती है वो तो सिरोसा होती है, फिर ये बाहर की तरफ आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, देन सर्कुलर मसल, और आड़ी तिरछी जो ये मसल्स हैं यह ऑब्लिक मसल्स, ये सब सेकेंड लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, यानी मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स हैं द इंटरनल पार्ट। और स्टमक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके दोनों तरफ स्फिंक्टर्स हैं। स्फिंक्टर क्या होंगे? मसल की रिंग्स हैं जो किसी भी तरह के अंदर आने वाले पदार्थ या बाहर जाने वाले को कंट्रोल करती है। इट रेगुलेट्स द बाई डायरेक्शनल फ्लो। तो ऊपर की तरफ आपने कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर पढ़ा, और नीचे की तरफ पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। नाउ वी एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है, यानी लगभग यह जो है 8-9 मीटर के करीब, 8-9 फुट के करीब यह होता है, और इसके अंदर जो 3 हिस्से हैं दैट इज़ द सी शेप और यू शेप ड्यूडोनम या डुओडिनम, देन देर इज़ अ लॉन्ग ट्यूब जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन दीज 3 पार्ट्स। तो जैसा आप देख रहे हैं लिवर और स्टमक के नीचे द पोर्शन ऑफ दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड हेयर वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट रहेगा। दिस इज हाउ वी कैन से द 3 regions, the C shape is duodenum,
This purple one is jejunum, and the very coiled and the long portion is ileum. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूडोनम की खास बात यही है कि इसके अंदर यू या सी शेप का स्ट्रक्चर है और इसमें पेनक्रियाज से आने वाली डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर लिवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट एक साथ मिलकर जो ड्यूडोनम है डुओडेनम उसके अंदर खुलती हैं इन दिस वे. सेकेंड पार्ट इज जेजुनम जो डुओडेनम और इलियम के बीच में लोकेटेड होता है. एडल्ट ह्यूमंस के अंदर यह लगभग 5.5 से 6 मीटर के करीब लंबा रहता है जो इंटेस्टाइन है और उसमें से 2.5 मीटर करीब जो है दैट इज द जेजुनम. रिमेनिंग इज इलियम. देन large intestine. Large intestine is divided in three parts. The three parts are the cecum, that is the junction of small and large intestine. Then we have a colon, a very long structure, very thick structure. Here we have a cecum, and here the part is colon, and finally rectum that terminates in the anus. तो ये इस तरह से सीकम रहेगा. ख़ास बात ये है कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है. इसके अंदर इलियोसीकल वॉल्व होता है जो वापस से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देगा. और सीकम के आगे एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अ स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इन दिस वे सो द सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सीकम से आगे फिर कोलोन स्टार्ट होगी एंड द कोलोन इट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. ऊपर की तरफ जाने वाला पार्ट असेंडिंग, देन वी हैव अ ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग एंड दिस इज पेल्विक और सिग्मोइड कोलोन. सो दीज आर द 4 पार्ट्स इन विच वी डिवाइड द कोलोन. एंड function that we'll be studying later also. Mainly it absorbs the water. It also contains certain microbes, bacteria, which produces vitamins such as vitamin K, very important for blood clotting and calcium absorption. At the same time, it stores the undigested food for some time along with rectum and later on eliminate. Rectum terminates in anus. Just before anus, anus जो है वो तो बाहर का ओपनिंग है, ये छेद जो है वो एनस है और इसके पहले थोड़ा सा एनल कैनाल होती है. एनल कैनाल में स्फिंक्टर्स होते हैं स्मूथ और स्केलेटल मसल के, ताकि ज़रूरत के हिसाब से हम जो है प्रेशर डेवलप कर सकें. बट समटाइम्स इफ़ वी हैव कॉन्स्टिपेशन या कुछ ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो यहाँ की ब्लड वेसल्स फट सकती हैं. इस चीज़ को हेमरॉइड वेन्स कहते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों में पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है. दिस इज़ हाउ द एनस एंड द ये ऊपर की तरफ तो रेक्टम है, दिस इज एनस, और ये बाहर जो मसल रिंग्स हैं अंदर की तरफ इनर एनल स्फिंक्टर, बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर विल बी देयर. नाउ द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 लेयर्स देखने को मिलती है. सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, थिन एपिथेलियल लेयर जो मीजोडर्म से डिराइव होती है, तो इसे मीजोथीलियम भी कहते हैं. इसके ज़रिए पतला फ्लूइड यानी वाटरी फ्लूइड दैट इज सीरस फ्लूइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. एंड सेकेंड लेयर इज मस्कुलरिस, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. और अरेंजमेंट के बेसिस पर यहाँ पर बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जो लंबाई में अरेंज्ड होगी, और सर्कुलर मसल्स अंदर की तरफ होती हैं जो रिंग लाइक अरेंजमेंट शो करती है. लेकिन सम टाइम देर आर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑल्सो which are called as oblique muscle, as we have just seen in case of stomach. This is how the third part, that is the submucosa, and submucosa consist of loose soft connective tissue. इसमें blood vessels होगी, nerves होंगे, lymph vessels होगी, nerve के plexus यानी groups वहाँ पर हमें मिलेंगे. And lastly there is mucosa, that is the innermost layer of the alimentary canal.
डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई रहती है। कई एपिथेलियल सेल्स ग्लैंड्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, यह ग्लैंड्स फिर सब म्यूकोसा में एम्बेडेड रहती है, धसी हुई रहती है। जो म्यूकोसा है उसको हम फिर से 3 सब लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द मिडल वन इज लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाहर की तरफ जो है फिर स्मूथ मसल की एक पतली लेयर होगी जिसको मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं, और अंदर की तरफ अगेन देयर इज म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे स्टमक की होगी तो उसे आप गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहेंगे, इंटेस्टाइन की होगी तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहा जाएगा। In this way, so what we find here, the outermost is serosa as written here. The second layer is muscularis, having different arrangement of muscles, and to control these muscles there are nerve plexus, right? And then the blue colored one is the submucosa, which consists loose connective tissue, blood vessels, nerves, etc. And the innermost is mucosa, which is further divided in mucous membrane, lamina propria, and the outer one is muscularis mucosa. This is how the alimentary canal histology is seen. And at many places, for example in stomach or intestine, the mucosa is highly folded. In stomach, the folds are called as gastric rugae. These are the very big folds, and they are basically meant to enlarge the surface area so that stomach can store large amount of food. तो जो गैस्ट्रिक रूगी है वो स्टमक को फैलने में मदद करती है ताकि खाना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लिया जा सके। लेकिन इंटेस्टाइन की जो फोल्ड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक होगी, उसके ऊपर जो सेल्स होंगे उनमें भी हमें ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई मिलेगी, और यहाँ पर इनका मेन रोल रहता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट। और इंटेस्टाइन की फोल्ड्स को हम सर्कुलर फोल्ड्स या फोल्ड्स ऑफ क्रैकरिंग या प्लीका सर्कुलरिस कहते हैं, जबकि स्टमक की फोल्ड्स को गैस्ट्रिक रूगी कहा था। स्टमक में फोल्ड्स स्टमक का सरफेस वॉल्यूम बढ़ाती हैं जिससे कि ज़्यादा खाना लिया जा सके। इंटेस्टाइन की फोल्ड्स इसके सरफेस एरिया को बढ़ाती है ताकि ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन हो सके। दिस इज हाउ। तो जो इंटेस्टाइन या इलियम की फोल्ड है, ये बड़ी वाली फोल्ड तो कहलाती है वेल्वुली कॉन्निवेट्स। इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो विलाई होंगे, और विलाई के जो सेल्स होंगे वो माइक्रोविलाई रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया एनहांस हो जाता है। देन विलाई की दो और खासियत आपको ध्यान रखनी है। इन ईच विलाई देयर इज द येलोइश वन इज द lymph vessel, and that is surrounded by the blood capillaries, red one from the arteries and the blue one from the veins. That makes the network of blood capillaries. These are meant for taking away the absorbed nutrients. ब्लड वेसल्स स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स को ले जाती हैं, लिम्फ वेसल्स या लैक्टियल्स बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को लेकर जाती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंड इज in between two villi, suppose this is one and this is the second villi, we find a small depression. These are called as crypts of Lieberkühn, and in crypt of Lieberkühn there are specific cells. These produce the digestive enzymes. तो यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून से एंजाइम्स बनेंगे। तो अब आप तीनों के सरफेस को कंपेयर कर सकते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। The small intestine have a very peculiar, very specific feature having a finger-like villi. And here also, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक विलाई है, यहाँ पर थोड़े से छोटे ज़रूर हैं। यहाँ नीचे की तरफ क्रिप्ट्स भी हमें मिल रही है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्रिप्ट्स जो हैं वो नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक की जो हिस्टोलॉजी है उसमें आपको डिफरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। 3 बेसिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज। तीनों के बारे में हमें स्टडी करना है। सलाइवरी ग्लैंड्स, एज वी नो, दे आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, विच इज just in front of ear, below cheek,
then submandibular या submaxillary, that is beneath the lower jaw, and the sublingual, that is below the tongue. तो इस तरह से हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा निकालती हैं। लगभग रोज़ 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हमारा निकलता है। खाते समय ये ज़रूर ज़्यादा निकलेगा, बट अदरवाइज ऑल्सो द सलाइवा कम्स आउट, ooze आउट, दैट कीप्स द बक्कल कैविटी मॉइस्ट। और जो इम्पॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड है, इट इज़ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन निकलती है, और इसकी जो डक्ट होगी उसे हम स्टेंसन्स डक्ट कहेंगे। टोटल सलाइवा का 25% पार्ट पैरोटिड से निकलता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसमें पतला पानी जैसा फ्लूइड ज़्यादा होता है, म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ है, म्यूसिन कंटेनिंग, वो निकलेगा। एंड 70% नॉर्मल कंडीशन में भी ये निकलता रहता है बाय द वॉल्टन्स डक्ट। जीभ के नीचे सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होगी, जिसके अंदर मेनली म्यूकस होता है और कई वेस्ट मटेरियल भी यहाँ से निकल सकते हैं। थोड़ा बहुत यूरिया और एक्सेस ऑफ सॉल्ट भी निकलते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस 5% पार्ट ऑफ द सलाइवा that is released by duct of Ravenous. So this is how we have the salivary gland and its composition. Water is mainly there, then amylase enzyme, that is the ptyalin, and lysozyme is antimicrobial, which dissolves the bacterial cell wall. Mucin is slimy substance, चिकना होता है, चिपचिपा होता है, तो चिकनाहट देगा ताकि हम खाने को आसानी से निगल सकें। और सलाइवा मिक्स खाने को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। कई बार पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, द वायरस इज पैरामिक्सोवायरस, तो जिसकी वजह से ग्लैंड फूल जाती है, निगलने में दिक्कत आती है, और इसको हम मम्प्स डिजीज़ कहते हैं, गलसूए जो हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज लिवर। देर आर 2 बेसिक बिग लोब्स, दैट इज राइट and left lobe which are separated by falciform ligament, लेकिन नीचे की तरफ 2 छोटे लोब और भी होते हैं। तो we can say there are 2 big lobes and 2 small lobes. Big are the larger one are right and left lobe, and the smaller one is caudate and quadrate lobe. It is the largest gland in our body that weighs near about 1.2 to 1.5 kg, and it is located in front of stomach on the right side. और जैसा मैंने कहा कि 2 मेन लोब्स हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, विच आर सेपरेटेड बाय द falciform ligament. Basically they are supported by this ligament, and liver produces the bile juice which is collected in the gallbladder, where it is transported by the hepatic duct. This is how the full front view of the liver, and the greenish one is the gallbladder beneath the right lobe, and the whitish one is the falciform ligament. This is how we have dissected out from the cadaver. Cadaver is the dead body used for the demonstration purpose in medical colleges. ये नीचे से अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर अब आपको क्लियरली क्वाड्रेट और क्वाडेट लोब, ये छोटे वाले दिख रहे हैं। दिस इज द लेफ्ट वन एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट वन इज द राइट लोब, ये दिख रहा है। ठीक है, अगेन we gone through the frontal view and the lower or ventral view. अब हम लिवर को यदि काटें तो इसमें बहुत सारे पॉलीगोनल यूनिट्स मिलते हैं, यानी ईच लिवर लोब इज डिवाइडेड इन पॉलीगोनल लोब्यूल्स। तो एक लिवर लोब में कई सारी लोब्यूल्स होंगी। हर लोब्यूल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लू कलर में वेन्स हैं, रेड कलर में आर्टरीज हैं, यानी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, और ग्रीन कलर में बाइल डक्ट्स हैं जो बाइल जूस बना को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी। दिस इज हाउ। तो ये बीच वाली जो वेन है वो सेंट्रल वेन कहलाती है। यहाँ पर 3 डक्ट आपको एक साथ दिख रही है, द हेपेटिक वेन, रेड वन इज हेपेटिक आर्टरी, एंड द ग्रीन वन इज द बाइल डक्ट, and these collectively makes the portal triad. Triad इसलिए कहा क्योंकि 3 डक्ट हैं। Portal, that is meant for special distribution and collection, and this is again the diagrammatic view of the liver lobules. और काम क्या होंगे लिवर के? बाइल प्रोडक्शन है, बाइल जूस बनाएगा,
It stores various substances, particularly glycogen, different vitamins, fat soluble vitamins हैं, और साथ ही साथ जो है लिपिड्स एक्सेट्रा. न्यूट्रिएंट का कन्वर्जन करता है यह, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, ग्लाइकोजेनेसिस. नॉन कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस. लिपिड्स की सिंथेसिस करेगा, लिपोजेनेसिस. अगर हमारे बॉडी में कोई मेटाबॉलिक टॉक्सिक है तो उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है. हार्मफुल सब्सटेंसेस को यह स्पेशल सेल्स होते हैं इसमें, कुफ्फर सेल्स. सो कुफ्फर सेल परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, दे एनगल्फ द फॉरेन बैक्टीरिया एक्सेट्रा, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अबाउट 60 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड प्रोटीन्स. ब्लड में हमारे 70+ प्रोटीन्स होते हैं, उनकी भी सिंथेसिस यहीं पर हो रही है. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल? बाइल जो जूस है, इसको आप डिटेल में भी डाइजेशन वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. इसमें सॉल्ट्स होती हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट. पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से रिजल्ट हमें जो मिलता है उसकी वजह से बिलिरुबिन होता है. कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन इट. द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड इन द ग्रीनिश गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसे हम कहेंगे सिस्टिक डक्ट. लिवर से जो डक्ट आ रही है उनको हम कहेंगे हेपेटिक डक्ट. एंड बोथ दीज डक्ट कलेक्टिवली जॉइंस टू मेक अ कॉमन बाइल डक्ट. The next one, third one, is pancreas. It is again second largest gland. It is about lobe-like structure that is present in the loop of duodenum. यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, this is the pancreas, and that is present in the loop of the duodenum. There are two main ducts. One is the main pancreatic duct and secondary pancreatic duct or accessory pancreatic duct. The main one joins with the common bile duct to open in the duodenum. ये कुछ इस तरह से रहेगा. और पेनक्रियाज में दो स्पेशल सेल्स होते हैं या उनके ग्रुप्स होते हैं. एसिनर सेल का ग्रुप है. एसिनर सेल्स एक्सोक्राइन रोल प्ले करते हैं, यानी यह डाइजेस्टिव जूसेस बनाएंगे जो एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होगी. और दूसरा ग्रुप होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो आप एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी करेंगे. उनसे हार्मोन्स बनते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इन हार्मोन्स को ब्लड में डिफ्यूजन से रिलीज किया जाता है. तो इस तरह से पेनक्रियाज इज अ डुअल ग्लैंड बिकॉज इट परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन फंक्शन टू प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड एक्सोक्राइन फंक्शन टू प्रोड्यूस digestive enzymes. In case of endocrine, there is no duct required. It is endocrine जो पार्ट होते हैं वो डक्टलेस होते हैं और डिफ्यूजन से ब्लड में अपने हॉर्मोन्स को भेजते हैं. एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट की मदद से, यानी पेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसकी मदद से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम डाइजेस्टिव जूसेस को भेजेंगे. एंड दिस जो डक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है आपको. जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाली आ रही है दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट, एंड दिस इज द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट दैट इज डक्ट ऑफ वीरसंग. बोथ कलेक्टिवली जॉइंस हियर. एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना जिसे हम कहते हैं एम्पुल ऑफ वेटर. और इस एम्पुल ऑफ वेटर में हमें एक मसल, चारों तरफ मसल की रिंग मिलेगी जिसको कहा जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी. एंड देन इट ओपन्स कलेक्टिवली, यानी जो ग्रीन और पर्पल आप देख रहे हैं, green from the common bile duct, purple from the main pancreatic duct, and here they combine to make a hepatopancreatic duct that opens in the duodenum. Got it? तो इस तरह से ये जो डायग्राम है आपके बुक्स में दिया हुआ है, and it's very important for your examination to show the duct systems. And again I repeated, यहाँ पर जो आपको स्फिंक्टर का नाम याद रखना है, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडी. द स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज प्रेजेंट ओवर हियर, राइट? द एनीवे, सो फाइनली द pancreatic juice and the bile juice from liver comes in the duodenum. That helps in maximum digestion process to be performed in this
duodenum. Clear? So these are some of the assignment questions. Do it with the help of this video and your book so that you can get good marks in an examination. We'll continue in the next topic, the physiology of digestion, that is how the digestion take place. So thank you.